हेलो दोस्तों, आपका इस आई एस सर्वोदय में स्वागत है। आज 9 मई है। आज आपका 9 मई 2023 है। आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज होगा आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूंगा। कृपया आप लोग इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, जरूर करेंगे। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ निजी कामों से मैं व्यस्त था। तो आगे कंटिन्यू रहेगी अब। और आगे मैं ये भी कहूँगा कि आपका एन का जो सेक्शन है 6 to 10, ये पहले भी हम लोग का 6 to 10 हम लोग का सीरीज चलेगी है। इसका मैं डिस्कस करूँगा, चाहिए कि नोट्स तैयार होते हुए, और इसका पीडीएफ आपको परचेज करना होगा। पीडीएफ आपको यार, हाल ही के जो एग्ज़ाम हुए हैं, आप जो लोग 68 पीटी दिए होंगे, पता होगा कि जो अभी क्वेश्चंस जो आए हैं, जो पैटर्न में जो बदलाव आए हैं, उसमें आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट के अनुसार नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं बने। ठीक है, तुक्का पे काम नहीं चलेगा। आप अगर देखा जाए, जो तुक्का लगाते थे, तुक्का से काम नहीं चलेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को पढ़ना होगा, तभी आप रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो आगामी अगर बीपीएससी जो सुपर टेट की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, या आप उसमें आप 1 to 5 देखें, या 6 to 8, या 9 10 या 11 12, तो उसमें भी आपको एनसीईआरटी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि जो एनसीईआरटी का जो सेशन होगा, उसमें से आप लोग बहुत जितने हो सके आप लोग उसको ज़रूर अटेंड करने का प्रयास करेंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि उस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और उनका जो नोट्स है भी आप नोट्स लेकर पढ़ भी सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका नोट्स जो एनसीईआरटी जो तो उतना किताबें हैं, उसमें लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये के खर्च लग जाती है, उससे आपको बचत भी होगा। सबसे कम कीमतों में आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, आप उसको परचेज कर सकते हैं। संक्षिप्त नोट्स रहेगा, वो कम समय में आप उसको पढ़ सकते हैं। चाहिए उतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं लगेगी जितने कि एनसीईआरटी में। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं कि जो आपको एनसीईआरटी बुक्स में दिए रहते हैं, वहाँ कुछ कुछ कहीं कहीं पॉइंट ऐसे रहते हैं जो समझ में नहीं आता है, तो उसको यहाँ पे आप बहुत बेहतर तरीके से किया गया है ताकि आपको अच्छा समझ में आए अच्छे से। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है हमारा। उसका जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स होंगे उस पर मैं डिस्कस करूंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगामी जो 69 बीपीएससी देने जा रहे हैं। उसमें कल का एक बहुत जल्दी एक न्यूज आने वाली है 69 बीपीएससी को लेकर, कि 1/3 आपका नेगेटिव होने जा रही है। और वही जो ऑप्शन था, आपका ये ऑप्शन को हटा दिया जाएगा, और 4 ही ऑप्शन रहेंगे उसमें, ABCD। इस बात को ध्यान देंगे। अगर 1/1 अगर नेगेटिव रहता है तो आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। और पीटी का अगर देखा जाए, मैं बार बार कहता हूँ, पीटी आपका रिवाइज का है, कि आपको उसमें ये रिवाइज कहता है अपने किसी भी चीज पॉइंट को, या करंट अफेयर्स हो, जितना भी चीज़ें हैं उसको आप रिवाइज किया या नहीं किया, कितना रिवाइज किया, ये जरूरी जरूरी है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चाहिए आज के जो है, कर्नाटक की संप्रभुता वाले बयान पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस से मांगा है तलब। मतलब ये जो अगर देखा जाए, इसमें ये बस जानना जरूरी है कि क्या चल क्या रहा है। तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस को अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं, उनसे कर्नाटक के संप्रभुता संबंधी सोनिया गांधी से टिप्पणी किया गया था संप्रभुता के बारे में। अब यहाँ पे संप्रभुता के बारे में टिप्पणी किया गया, उस मामले में सुधार करने को कहा है उसमें चुनाव आयोग जो है सो आयोग का पत्र भाजपा द्वारा ये जो किया गया वहाँ पे, इस चीज़ को तो समझ रहे हैं। और भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के लिए संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। मतलब कहने को वहाँ शिकायत किया है। तो इसमें यह समझने वाली बात है कि संप्रभुता होता क्या है। इसको जब वह समझ, अगर संप्रभुता अगर समझ लेंगे, अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ा है वहाँ पे, तो अच्छे से वहाँ वर्णन किया गया। नहीं तो मैं यहाँ पे आपको मैं अभी संप्रभुता के बारे में अभी डिस्कस कर रहा हूँ बहुत जल्द। देखिए, यहाँ पर है आपका कि संप्रभुता क्या हो, संप्रभु क्या होता है। एक स्वतंत्र राष्ट्र होता है। जब कोई देश स्वतंत्र हो जाता है तो उस देश को संप्रभु देश कहा जाता है। भारत एक संप्रभु देश है, और कर्नाटक राज्य इसका गौरवपूर्ण, भारत कर्नाटक जो है राज्य जो है भारत का एक हिस्सा है। आज तक किसी ने भी संप्रभुता के साथ कन्नड़ लोगों की अखंडता के बारे में सवाल नहीं उठाए थे। ये मामला है ये। तो कर्नाटक की संप्रभुता संबंधी सोनिया गांधी की टिप्पणी के विरुद्ध सोमवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपने के प्रस्थान के करते केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जयंत सिंह भाजपा के ये सब लोग हैं। तो इसमें ये समझना जरूरी था संप्रभु होता क्या है। बाकी ये सब चीज़ तो है। ये आगे चलेंगे तो ये है आपका कि एफएटीएफ की समीक्षा के कारण बढ़ाया ईडी निदेशक का कार्यकाल। ईडी निदेशक का जो कार्यकाल है बढ़ाया गया है।
और नवंबर में होंगे सेवानिवृत्त, ये केंद्र का कहना है। मतलब एफएटीए की समीक्षा मतलब क्या? मतलब कहने का मतलब ये है हम्म, कि केंद्र ने सोमवार को ईडी की जो चीफ है संजय मिश्रा बचाव के लिए जो है सो कहा है कि इस साल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीए की समीक्षा कर उन्हें विस्तार दिया गया। इस वर्ष वो नवंबर में जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय कौल भी पीठ के मिश्रा को दिए गए तीसरे विस्तार को चुनौती देने वाली जो याचिका है एक बैच पर अपना फैसला सुनिश्चित किया है। अब यहाँ पे है कि केंद्र सरकार की जो सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा है कि इसके मिश्रा जो पुलिस निदेशक महानिदेशक हैं नहीं है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोर्ट ने उनके कार्यकाल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और नवंबर के बाद वो इस पद पर नहीं रहेंगे, ये चीज़ें उनका कहना था। देखिए ये भी चीज़ें समझना जरूरी। शीर्ष ने पूछा था कि क्या एक व्यक्ति बिना ईडी हो जाएगी निष्क्रिय, मतलब क्या? ईडी निदेशक जो संजय मिश्रा को तीसरा सेवा विस्तार देने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते 3 मई को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या कोई व्यक्ति इतना अपरिहार्य हो सकता है कि क्या एक व्यक्ति के बिना ईडी निष्क्रिय हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसने 2021 में के अपने फैसले को में स्पष्ट निर्देश दिया था कि सेवानिवृत्तियों की आयु पर पहुंचने के बाद ईडी निदेशक के पद पर बैठे अधिकारी को सेवा विस्तार संक्षिप्त अवधि के लिए होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा था कि संजय मिश्रा को और सेवा विस्तार नहीं दिया जाए। शीर्ष कोर्ट ने शीर्ष तुषार मेहता से पूछा था कि आईडी में कोई और व्यक्ति नहीं है जो इस पर काम कर सकते हैं। आपने कहा कि ईडी में ऐसा कोई नहीं है जो सक्षम हो, लेकिन जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तब इस पद का क्या होगा फिर, ये पूछा जाना चाहिए। चलिए, निष्क्रिय खातों के वारिसों का पता लगाकर पैसा लौटाएंगे बैंक, ये हमारे वित्त मंत्री का कहना है। मतलब कि बीमा बैंक, बीमा कंपनी और दूसरे वित्तीय सेक्टर में लावारिस जो पड़ी जमा राशि या निवेश किए गए जो धन है सो लौटाने का एक बड़ा अभियान पूरे देश में जल्द ही शुरू होने वाला है। और पहले चरण में उस तरह की अनक्लेम्ड मतलब बिना दावे वाली राशि लौटाने की व्यवस्था किया जाएगा, जिसके मूल निवेशकों या खाता धारकों ने अपने वारिसों की जानकारी से संबंधित बैंक अपनी या वित्तीय संस्थान को दे रखा है। हालांकि लंबे समय से गुजर जाने के बाद भी खाता धारक ने उस पर दावा नहीं किया। अब इन बैंकों या वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी होगी वह इन लोगों के का एक डाटाबेस तैयार करके उन्हें राशि ये लौटाया जाए। आगे है कि भारतीय वित्तीय व्यवस्था की पूरी तरह मतलब वित्त सचिव ने बताया कि परिषद की बैठक में अमेरिका और यूरोप के कुछ बैंकों में आई समस्या और इसके भारत के वित्तीय सेक्टर पर पड़ने वाले असर के लेकर भी चर्चा किया गया है। उन्हें ये कहा है कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन भारत की जो वित्तीय व्यवस्था हमारा जो भारत का जो वित्तीय व्यवस्था है वो पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत है। ठीक है, एसडीसी में अर्थव्यवस्था को लेकर पैदा होने वाली चुनौतियों के समय रहते आकलन करने और उसके हिसाब से एहतियाती कदम उठाने की सुनिश्चित व्यवस्था तैयार करने का भी चर्चा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक सवाल उठाया गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि तिहाड़ में हमले के दौरान जेल अधिकारियों ने क्यों नहीं की कार्रवाई। हाईकोर्ट का कहना, दिल्ली हाईकोर्ट मतलब तिहाड़ जेल के अंदर बीते दिनों हुई गैंगस्टर टिल्लू तजपुरिया की हत्या के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल के जो अधिकारियों हैं उसकी पे यह सवाल उठाया है। जसमीत सिंह न्यायमूर्ति जो हैं कि अदालत समझ नहीं पा रही कि जब यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो रही है तो फिर घटना घटित होने के दौरान जेल अधिकारियों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। अदालत ने जेल प्रशासन से पूछा कि घटनास्थल पर बरामद चाकू जेल के अंदर कैसे पहुंचा है। अगली सुनवाई जो हो पर जेल अधीक्षक को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। अदालत के साथ ही जेल महानिदेशक दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को निर्देश जारी करते हुए 25 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। खाड़ी देशों में बड़ी भूमिका है भारत की, नज़र है वहाँ पे। कहने का मतलब है कि खाड़ी देशों में चीन के बढ़ते दबदबे की काट और भारत अमेरिका और भारत साथ साथ खोजने की कोशिश में है। अक्टूबर 2021 में भारत और अमेरिका ने यूएई इजराइल के साथ I2U2 नाम का एक संगठन स्थापित किया था। और अब भारत, यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका अपने आपसी सुरक्षा सहयोग के विभिन्न आयामों पर बात किया है। इस बारे में रविवार को अबू धाबी में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज अल सऊद की भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा जो एनएसए अजीज डोभाल मिसगर के एनएसए जैक सुलबिन और यूएई के एनएसए शेख सलाउद्दीन तनाउम बिन जायद अल नहयान के साथ हुई बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ व्यापारिक सुरक्षा संबंधी पहल पर एक
कोई बहुराष्ट्रीय बैठक है जिसमें भारत ने हिस्सा लिया है। I2U2 संगठन मुख्य तौर पर चारों सदस्य देशों के बीच आर्थिक संबंधों को लेकर है। वैसे रविवार को ही बैठक को लेकर भी बहुत ही संक्षिप्त जानकारी सार्वजनिक की गई है, लेकिन अहमियत काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है। हाल में चीन की अगुवाई में जिस तरह से सऊदी अरब और ईरान के बीच टूटे कूटनीतिक संबंध फिर से स्थापित किए हैं, उससे देखते हुए अमेरिकी NSA की अगुवाई में इस बैठक की चर्चा हो रही है। एयरबस 295 ने भरी पहली उड़ान। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भारत के लिए बने पहले एयरबस जो है, भारत के लिए पहले जो एयरबस है विमान ने स्पेन के सेविली शहर में पहली सफलतापूर्वक उड़ान भरा है। इसके साथ भारत को विमानों की पहली खेप की डिलीवरी इस साल के अंत तक होने का रास्ता साफ हो गया है। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। C-295 एक सैन्य परिवहन विमान है। फिलहाल भारतीय सेना अपनी परिवहन जरूरतों के लिए कई देशों को पुराने एवरो 148 विमानों पर निर्भर है। आगे चले, संप्रभुता को परिभाषित करता है भारतीय संविधान। मतलब क्या? कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सोनिया गांधी की रैली के बाद संप्रभुता शब्द का प्रयोग इतना विवाद बढ़ गया। यह कहाँ से शुरुआत हुआ? तो 6 फरवरी की छः मई को शुरुआत किया गया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक रैली में इस बात को रखा था, दिया था कुछ ट्वीट। तो फिर उसके बाद फिर 7 मई को परिणाम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चुनाव में कहा कि जो कांग्रेस रह रहे हैं उनका ये कहना था। अब इसमें समझने का ये है कि इस भारतीय संबंध में उल्लेख क्या है। तो भारत संप्रभुता का सबसे सरल और मान्य अर्थ यह है कि किसी तय परिक्षेत्र पर सर्वोच्च अधिकार से है। मतलब 17वीं शताब्दी से इसका प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें सरकार समेत अन्य संस्थाएं जैसे न्यायपालिका और संसद भी शामिल है। जैसे जैसे विश्व में देशों की सीमाएं और स्पष्ट होने लगी, संप्रभुता की परिभाषा भी स्पष्ट होती रही। संविधान की प्रस्तावना के आरंभ में ही संप्रभुता शब्द का प्रयोग भारतीय गणतंत्र के संदर्भ में किया गया है। गणराज्य को प्रभावित करते हुए मूल सिद्धांत के रूप में संप्रभुता के प्रयोग से ही महत्व स्पष्ट हो जाता है। ये चीज़ समझना जरूरी है। मूलभूत कहा जा रहा है कि मूलभूत दायित्व और शपथ में उल्लेख, मतलब संविधान में संप्रभुता का उल्लेख जो है नागरिकों के मूलभूत दायित्वों पर भी है। अनुच्छेद 51A(c) के अनुसार हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता कायम रखे। प्रधान न्यायाधीश, मंत्रियों, संसद सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ में भी संप्रभुता का शब्द का प्रयोग होता है। देखिए, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक से आपको से पीटी से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और मेन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। संप्रभुता का उल्लेख कहाँ कहाँ होता है हमारे संविधान में, चर्चा जब हुआ है, इस बात को समझना जरूरी है। और देखें कि राष्ट्र और इसके राज्य, मतलब संविधान का अनुच्छेद 1 में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संविधानों की व्याख्या करता है, संबंधों की व्याख्या करता है। भारत में अर्धसंघवाद की यानी क्वासी फेडरल व्यवस्था में है, जिसमें केंद्र और राज्य होता है, लेकिन केंद्र में अधिक शक्तियां नहीं देते। संघीय ढांचों को प्रभावित करने वाले कुछ संघीय मामलों के अलावा संविधान के अधिकांश हिस्से में संशोधन के लिए राज्यों में से सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि राज्यों में राष्ट्रपति यानी राष्ट्र प्रमुख के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल की व्यवस्था भी है। संप्रभु शब्द भारत और पाकिस्तान, मतलब संविधान में संप्रभु शब्द का प्रयोग भारत को पूर्ण स्वाधीन गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है। ख्याति न्यायविद दुर्गादास बसु ने एक लेख के अनुसार 26 जनवरी 1950 को संविधान अंगीकार करने के साथ पूर्ण स्वाधीन बन गया था, जबकि पाकिस्तान वर्ष 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन रहा, यानी ब्रिटेन के राजा वहाँ के मतलब वहाँ राष्ट्र प्रमुख माने जाते हैं। तो इसलिए इसको हम आर्टिकल को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट था कि संप्रभुता शब्द का परिभाषित कहाँ कहाँ, मतलब संप्रभुता जो शब्द है उसका कहाँ कहाँ इसका यूज किया हुआ है हमारे संविधान में, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। आपको इसको नोट कर लेना चाहिए चीज़ें यहाँ। देखिए इसको, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे। जितना हो सके आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करने का जरूर प्रयास करेंगे, और जितना हो सके आप इसको सब्सक्राइब भी जरूर की, इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होगी। आप लोगों के से ये शिकायत रहता है कि आप लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, अब एक है सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन की रिहाई पर केंद्र और बिहार सरकार से मांगा है जवाब। इस बात को समझना जरूरी, आखिरी पे है तो पॉलिटिकल इशू, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है। ठीक है, इसमें समझना जरूरी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में, तो कृष्णा हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाए गए पूर्व बाहुबली जो है सांसद आनंद मोहन की समय के से पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार, बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस कर जवाब मांगा। ये नोटिस न्यायाधीश जो है सूर्यकांत और जयके महेश्वरी को पीठ ने कृष्णैया की पत्नी माधवी कृष्णैया की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया था।
आनंद मोहन जो है 1994 में गोपालगंज के जिलाधिकारी की हत्या के जुर्म में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा दिया गया था उनको। शुरू से इनका कहानी समझेंगे, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने उम्र कैद में इसको बदल दिया। बिहार सरकार ने 17 साल जेल काट चुके आनंद मोहन को गत 27 अप्रैल को समय से पहले इसको रिहाई दे दिया गया। उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर किया है, और सोमवार को जो याचिका दायर पर कल सुनवाई करने के दौरान उमा देवी की ओर से पेश वशिष्ठ वकील जो है सिद्धार्थ लुथरा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। लुथरा को ज़्यादा बहस नहीं करनी पड़ी। पीठ के कहा कि ये याचिका पर नोटिस जारी कर रहे हैं, साथ ही ये रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा गया है। मतलब कोर्ट का कहना है कि वो इस मामले में दस्ती नोटिस की भी इजाज़त देते हैं। मतलब दस्ती नोटिस का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है दस्ती नोटिस, मतलब इसका मतलब ये होता है कि याचिकाकर्ता भी प्रतिवादी पर नोटिस सर्व कर सकता है। लेकिन उमा देवी के वकील जो थे उन्होंने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता उमा देवी अनमोहन पर दस्ती नोटिस नहीं सर्व कर पाएगी। वो तो घटना के बाद से कभी भी दोबारा बिहार नहीं गई हैं। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिहार सरकार को स्टैंडिंग काउंसिल यानी सुप्रीम कोर्ट से बिहार के वकील के जरिए नोटिस सर्व होगा, और केंद्र सरकार को नोटिस अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के जरिए सर्व होगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि अनमोहन को सहरसा के एसपी नोटिस सर्व करेंगे, और कोर्ट मामले में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले फिर सुनवाई होगा। ये चीज़ें इसमें है। परिवार न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ चलेगा अवमानना का मामला, मतलब अवमानना का मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश भी अवमानना करने के दौरान प्रकरण में सही परिवार के न्यायालय बिलासपुर के अपर प्रधान न्यायाधीश के विरुद्ध अवमानना का मामला चलेगा, क्योंकि यहाँ पहली बार ऐसा केस सामने आया है कि जिसमें आसंदी पर बैठे निर्णय सुनाने वाले जज को ही हाईकोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ेगा। परिवार न्यायालय में तलाक का एक प्रकरण 1221 के से विचाराधीन है। पति सौरभ पांडे तखतपुर जिला बिलासपुर का निवासी है, जबकि पत्नी रश्मि शुक्ला कोरबा में मनरेगा में रोजगार सहायक है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अगर पत्नी अगर दूसरे शहर की है तो और वहाँ के परिवार न्यायालय तो प्रकरण की वहीं अनुसरित किया जाएगा। परंतु यहाँ सुनवाई परिवार न्यायालय बिलासपुर के अपर प्रधान न्यायाधीश श्यामलाल नवरत्न की अदालत में चलता रहा है। इसे लेकर पत्नी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 14 जून 2021 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रकरण कोरबा से संबंधित किया जाए, परंतु परिवार न्यायालय बिलासपुर के जज ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए पत्नी को एक्स पार्टी मान ली और 30 मार्च 2022 को पति के समक्ष में डिग्री पारित करते हुए उसे एक तरफा तलाक देने की छूट दे दिया। इसके बाद पीड़िता ने हाईकोर्ट में दोबारा याचिका दायर की। जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस संजय कुमार जायसवाल के खंडपीठ ने परिवार न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया है, और हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देशित किया है कि परिवार न्यायालय को नोटिस जारी लिखित में स्पष्टीकरण पेश करने को कहें। इसके अलावा न्यायाधीश आदेश की अवहेलना के मामले में अवमानना का मामला चलाने को कहा है। इस बात को समझना जरूरी है। ये आपका पॉलिटी का टॉपिक था। देखिए, निकाय चुनावों को गंभीरता से लेने का समय, इसको आप खुद से पढ़ लेंगे चाहिए। तो निकाय चुनाव भी जो आपको यूपी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, चाहिए निकाय चुनाव होता क्या है। 3 स्तरीय चुनाव है, निकाय से रिलेटेड है। महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय क्वांटम अभियान क्या है, तो महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय क्वांटम अभियान है, तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये चीज़ें। IR से रिलेटेड ये होगा, हमारा IR से रिलेटेड ये टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए, ऑपरेशन कोवैरी की सफलता क्या है, इसको मैं डिस्कस करता हूं कि अफ्रीकी देश जो सूडान में पिछले दिनों हुए गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। सूडान के अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF और वहां की सेना के बीच चल रहे सत्ता के इस संघर्ष में वहां के आम नागरिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इसलिए अधिकतर देशों ने अपने नागरिकों को वहां से निकालना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने भी सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वतन लाने का ऑपरेशन कावेरी चलाया था। 24 अप्रैल से 5 मई यानी 11 दिनों तक चली इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना को 17 उड़ानों का संचालन किया गया था। भारतीयों को सूडान से सऊदी अरब में ले जाने के लिए भारतीय नौसेना ने 5 फेरा लगाया था। इस ऑपरेशन के तहत सूडान से कुल 3862 भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है, और इस ऑपरेशन का नाम कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक कावेरी नदी पर रखा गया। मतलब ये जो ऑपरेशन था कावेरी, इसके नाम इसलिए रखा क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु के से होकर बहने वाली जो प्रमुख नदी है कावेरी है, उसी वजह से इसका नाम कावेरी रखा गया था ऑपरेशन। ठीक है, इस बात को समझेंगे क्यों रखा गया कावेरी। चलिए आगे हम लोग चलें तो जो आर्टिकल का जो हमारा देखा जाए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। देखिए, आपका गैस में तो ये सब्सिडी दे रही है सरकार, देने की घोषणा करने जा रही है। देखिए, और देखिए यहाँ पे है आपका कि बढ़ने लगा श्री अन्न का रकबा, चावल का घाटा। मतलब बुआई का रकबा अगर देखा जाए तो 2022 में इतना था और ये इसमें घटना हो गया है। श्री अन्न में 10.72 और गेहूं में बढ़ोतरी हुई है। दलहन में भी आपका बढ़ोतरी हुई है। तिलहन में भी जो है कमी हो गई है, और आपका अनाज में
अगर देखा जाए चावल में जो है कुछ कमी हुई है। मतलब देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी की अपील एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बढ़ती मांग देते हुए देश में श्रेयान्न की खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ने लगा है। देश में पिछले वर्ष की तुलना में श्रेयान्न के रकबे की वृद्धि होती दिख रही है, जबकि चावल के रकबे में गिरावट देखा गया। आंकड़ा इस वर्ष 5 मई तक का है। गर्मी वाली फसलें भी अभी लगाई जा रही है, ऐसे में अब रुझान के आगे देखने का अनुमान है। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय का रिपोर्ट बताता है कि 5 मई तक श्रेयान्न के रकबे में 72,000 हेक्टेयर की वृद्धि हो चुका है। 74,000 करोड़ का बिक्री हो चुका है। 99,000 करोड़ रुपये के अनुमान 2025 तक है और 41% श्रेयान्न का उत्पादन भारत में बढ़ने जा रहा है। ये इसको आप कर लेंगे चाहिए। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे का जो हमारा आर्टिकल्स है, आगे कर देखें जाए तो हम लोगों ने आज का बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। आप उसको वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप लोगों से उम्मीद रहेगा कि आप लोग इसको शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो देखेंगे और जितना हो सके आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन प्राप्त होती है और हमें अच्छा लगेगा कि और वीडियो अगर अच्छा लगता है जरूर इसको सब्सक्राइब करो, शेयर भी जरूर करें। चलिए, तो जहाँ तक आज का टॉपिक की बात थी, तो मैंने आज जो आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल्स को डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को जितना हो सके जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें और उनको बोलें। ये और जो मैंने यहाँ पे आपको टिक लगा हुआ है जो भी आर्टिकल में, उसको पढ़ने का जरूर पढ़ेंगे और आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो इसको फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।